गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विशाल गुप्ता। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है यूनिट 1 का। ओडी यूनिट 1 जो है आपकी ओडी ऑफ हायर ऑर्डर। ओडी मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सीएफ निकालने का फॉर्मूला आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आज के टॉपिक में हम क्या सीखेंगे? आज के टॉपिक में हम सीखेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सी एफ यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सी एफ की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो लेक्चर कंटेंट्स, आज लेक्चर कंटेंट्स क्या रहने वाला है? डेफिनेशन ऑफ ओडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड एग्जांपल्स। डेफिनेशन ऑफ ओडी विद वेरिएबल कोफिशिएंट एंड एग्जांपल्स एंड एकेटीयू में आए हुए क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखेंगे। तो उससे पहले चलिए चलते हैं, समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। इक्वेशन आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से क्या होती है। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन में मैं कोई डेरिवेटिव डाल देता हूँ, चाहे वो dy बाई डी एक्स हो, चाहे वो d2y बाई डी एक्स हो, या कोई भी डेरिवेटिव हो, तो वो इक्वेशन बन जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरीके की होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल कोफिशिएंट। तो ये दोनों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसकी जनरल इक्वेशन अगर हम कहें, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट की अगर जनरल इक्वेशन की हम बात करें, वो होती है ये। ठीक है, जहां पर an, an-1, an-2, a2, a1 और a0, ये सभी के सभी कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट मतलब जैसे 2, 3, 5, 7 -2 एंड सो, ये सब होते हैं। ठीक है। क्यू एक्स क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स होता है। क्यू एक्स आपका फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्लियर हो गई। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें a1 a2 a3 सब कांस्टेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट। एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे ये थर्ड डेरिवेटिव आपके पास है d3y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2d2y बाई डी एक्स स्क्वायर -3dy बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो इसमें आप देखो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, ये 2 आ रहा है, ये -3 है और यहाँ पर 4 है। तो ये सब कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं, तो इसलिए इसे हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, राइट साइड में इधर इधर वैल्यू ऑफ एक्स का फंक्शन कुछ भी हो सकता है। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जहां पर डी, कैपिटल डी किसको डिनोट करता है? डी अपॉन डी एक्स को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये जो है आपका थर्ड डेरिवेटिव ये बन जाएगा आपका डी क्यूब। इसी तरीके से ये वाला पोर्शन ये आपका बन जाएगा डी स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन आपका बन जाएगा डी। तो ऐसा अगर हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारा ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए यहाँ पर डी का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर का मतलब होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड डी क्यूब का मतलब होता है, ठीक है, d3y बाई डी एक्स स्क्वायर। जैसे डी का मतलब क्या होता है? डी बाई डी एक्स। डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? डी स्क्वायर का मतलब होता है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर डी क्यूब का मतलब क्या होता है? डी क्यूब का मतलब होता है d3 अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरे एग्जाम्पल में भी जैसे ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -4 है और यहाँ पर अगेन 1 है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ -4 है और ये 1 है। तो ये सभी के सभी कांस्टेंट्स हैं। तो ऐसी इक्वेशंस को जिसमें कोफिशिएंट कांस्टेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, दूसरी कौन सी इक्वेशन होती है? दूसरी इक्वेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट।
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विद वेरिएबल कोफिशिएंट। इनको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, वो नाम है कॉची यूलर इक्वेशन। वो क्या नाम है? कॉची यूलर इक्वेशन। तो चलिए इसको समझते हैं, इसमें क्या खास बात है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म आपके सामने ये लिखी गई है, जहां पर अगेन ए नॉट, ये ए नॉट, A1, A2, an-1, सारे के सारे जो ए वाले कोफिशिएंट्स हैं ये सब कांस्टेंट्स हैं। और ये आपका, बस इसमें एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जैसे ये nth डेरिवेटिव है तो इसके साथ x टू द पावर n का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है। यहां जैसे ये n-1th डेरिवेटिव है तो इसके साथ x-1 का मल्टीप्लीकेशन है। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव है यहाँ पर, तो इस सेकंड डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन है। फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ x का मल्टीप्लीकेशन है। और यहाँ कोई डेरिवेटिव नहीं है इस टर्म में, इसलिए यहाँ x का मल्टीप्लीकेशन नहीं है। तो इस चीज का ध्यान देंगे। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 2 बोला है, और जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसको इक्वेशन नंबर 1 बोला है। q क्या है? q फंक्शन ऑफ x। ठीक। तो याद रखिएगा, अगर डेरिवेटिव के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में x है तो डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, और अगर x नहीं है इस पोजीशन पे तो डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर, ये थर्ड डिग्री, वो थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है तो एक्स क्यूब का मल्टीप्लिकेशन है। सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो सिर्फ एक्स का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है। तो इस तरीके से ये दो तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, एक डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। इन दोनों का ही सीएफ निकालने का तरीका हम लोग आज सीखेंगे। सीएफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सॉल्यूशन ऑफ। अच्छा, एक चीज और की, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डिस्कस की है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये है कांस्टेंट कोफिशिएंट को हमने बोला इक्वेशन नंबर 1, वेरिएबल कोफिशिएंट वाले को हमने बोला है इक्वेशन नंबर 2। तो याद रखिएगा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है। ठीक है। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, इस पूरी यूनिट में आप इन डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालते हैं। और अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बोथ इज, उसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई स्टैंड फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है। इसके अलावा इफ q इज जीरो देन पी आई इज जीरो। अगर आपका q जीरो हो जाता है तो आपका पी आई भी जीरो हो जाएगा, और पी आई जीरो होगा तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू सी एफ ओनली। समझ गए? तो जो डिफरेंशियल इक्वेशंस में राइट साइड में q दिया गया है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट साइड में q का मतलब, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये राइट साइड, ये cos x, इस cos x की जगह जीरो हो जाए। ठीक है। तो अगर राइट हैंड साइड पे जीरो है, ये कोई फंक्शन x का नहीं है, यानी cos x नहीं है, tan इंटू एक्स प्लस 1 पाई x नहीं है, तो पी आई की वैल्यू 100% श्योर है, वो जीरो होती है। उस केस में आपका सॉल्यूशन y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाता है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया है। इक्वेशन 2, द पावर ऑफ एक्स एंड द डेरिवेटिव इज सेम। आपने देखा ही है इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट में डेरिवेटिव और एक्स की पावर सेम होती है। ठीक है। ये दूसरा पॉइंट में लिखा है, ये जो दूसरा पॉइंट है, इस दूसरे पॉइंट में लिखा है कि इक्वेशन नंबर 2 में वेरिएबल कोफिशिएंट है और इक्वेशन नंबर 1 में सिर्फ कांस्टेंट कोफिशिएंट है। क्लियर है इतना? अब हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक है।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आ जाए आपके पास, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप समझ ही रहे हैं किस तरीके की आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज कीजिए आपके पास इस तरीके की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, ये जो आपको दिया गया है, ठीक है, सब कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। तो उसका क्या तरीका है काम, मेथड ऑफ फाइंडिंग सी एफ, ये लिखा हुआ है मेथड टू फाइंड सी एफ ऑफ इक्वेशन नंबर 1। मेथड क्या है, मेक ऑक्सिलरी इक्वेशन, शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, ए ई लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। यहाँ पर स्टूडेंट एक गलती करते हैं कि लैम्डा की जगह वो क्या यूज कर लेते हैं, कैपिटल डी। तो वो नहीं यूज करना चाहिए, क्यों, क्योंकि कैपिटल डी स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव। तो आप कैपिटल डी छोड़कर कुछ और ले सकते हैं, लैम्डा की जगह आप म्यू लेना चाहे म्यू ले सकते हैं, एम लेना चाहे एम ले सकते हैं, एन पी क्यू कुछ भी ले सकते हैं, बट कैपिटल डी को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह हम रख देंगे लैम्डा, सेकंड डेरिवेटिव की जगह हम रख देंगे लैम्डा स्क्वायर, और थर्ड डेरिवेटिव की जगह रख देंगे हम लैम्डा क्यूब, एंड सो ऑन, इसी तरीके से हम रख देंगे। ऐसा करने से लैम्डा की हमारे पास एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। उसके बाद उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को, उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और रूट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे नॉर्मल रूट्स फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे या डायरेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जैसे रूट्स का नेचर होगा, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाकर सीएफ को हम निकाल लेंगे। समझ गए। तो मैंने क्या बताया आपको, सीएफ निकालने का तरीका, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, उसके बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह लैम्डा, सेकंड डेरिवेटिव की जगह लैम्डा स्क्वायर, थर्ड डेरिवेटिव की जगह लैम्डा क्यूब सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके बाद उसे सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। अब लैम्डा की वैल्यू जो होती है वो फोर पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है आपकी, जब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है। रियल और डिस्टिंक्ट मतलब जैसे 1 2 -3 आ गए। ठीक है। केस 2, केस 2 मतलब व्हेन रूट्स आर रियल एंड सेम। फॉर एग्जांपल जैसे 2 2 आ गया। ठीक है। केस 3, व्हेन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे 2 + -i√3, इस तरीके से आ गया। या फिर और 2 + -3i आ गया, कुछ भी आ गया इस टाइप का। ठीक है। तो उसका एक ये पॉसिबिलिटी है। और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है, जब रूट्स इरेशनल हो। इरेशनल का मतलब जैसे 2 + -√3। ठीक है, आई नहीं है, सिर्फ 2 + -√3 है। तो ये चार ही पॉसिबिलिटी होंगी जब आप किसी भी इक्वेशन को, लैम्डा की इक्वेशन को सॉल्व करोगे, और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं बनेगी। तो इनके फॉर्मूले क्या हैं, ठीक है, वो हम आप डिस्कस करेंगे, इसके फॉर्मूले क्या है। चलिए देखते हैं। तो अगर ये रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया λ1 λ2 और λ3 ये रूट्स है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, ये फार्मूले में c1 e⁻λx प्लस c2 e⁻λ2x प्लस c3 e⁻λ3x। ठीक है। c1 c2 c3 लगाकर e की पावर में λ1 λ2 और λ3 को इस तरीके से हम लिख देंगे। केस 2, जब रूट्स रियल और सेम हो, मान लो कि λ आपके जो रूट्स आए हैं वो λ1 एंड λ1, तीनों के तीनों λ1 आए हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे हम। उसको लिखने का तरीका क्या होता है, उसको लिखने का फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e⁻λx। ठीक है, c1 e⁻λx। फिर यही चीज सेम लिखेंगे c2 e⁻λx, लेकिन विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ x। ठीक है। इसी तरीके से फिर से लिखेंगे c3 e⁻λ1x विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ x²। तो अगर मान लो एक और होता आपके पास, ठीक, आपको क्या एक बार और होता, यहाँ पर तीन रूट्स ना होके चार रूट्स होते सेम रूट,
तो हम कैसे लिखते हैं, +c4 e⁻λ1x, और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या आ जाता है आपका x³। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो एनीवे अभी 3 रूट्स हैं तो हमने इस तरीके से यहाँ पर लिखा है। अब अगर रूट्स आपके इस रूप के हों, यानी कॉम्प्लेक्स हो, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा रूप के, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला है e⁻α x इंटू C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, तो अल्फा बीटा का इस तरीके से यूज करेंगे। अगर रूट्स इरेशनल है, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा है, आई नहीं है यहाँ पर लेकिन रूट बीटा है, और ये समझ ही गए होंगे, जैसे 2 ± √3 इरेशनल आपके रूट्स हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आपका फॉर्मूला होगा e⁻α x C1 cos हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स। ठीक है, तो ये हमारे 4 फार्मूले हैं इक्वेशन नंबर 1 के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट करने के। तो इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिएगा कैसे यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, d³ + 2d² - 3d इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये वाला क्वेश्चन आपके एके ट्यू में 2023 में 2 मार्क्स का आया था। तो देखिए करने का तरीका कितना आसान है। मैंने जो बताया था, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है, डी क्यूब का मतलब क्या है यहाँ पर, थर्ड डेरिवेटिव, और थर्ड डेरिवेटिव को मैंने क्या बताया था, क्या लिखना है, याद होगा, λ³ प्लस 2 एज इट इज, और इस डी² की जगह हम क्या रखेंगे, हम इस डी² की जगह रखेंगे λ² -3, और डी की जगह लैम्डा रखेंगे, इज इक्वल टू 0। अब यहां से लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। लैम्डा हमने कॉमन ले दिया, क्या बचा, λ² प्लस 2λ - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लैम्डा यहाँ है, इसके फैक्टर करेंगे, 3 के ऐसे फैक्टर जिन्हें सब्सट्रैक्ट करके 2 आ जाए, 3 और 1। तो फाइनली इसका जो आएगा आपका λ-1 और λ+3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारी, 0, 1 एंड -3। आप ये वाली वैल्यूज ऐसे डायरेक्ट ना निकाल के आप कैलकुलेटर की हेल्प से निकालिएगा, जिससे आपका टाइम सेव हो। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0, 1 एंड -3। हर क्वेश्चन में इसी तरीके से करना है। तो 0, 1 और -3, अब आप ये पहचानो केस 1 को बिलोंग करता है, केस 2 को, या केस 3 को, या केस 4। केस 1 क्या कहता है, रियल और डिस्टिंक्ट, यानी रियल वैल्यूज हो और अलग अलग हो। सेकंड केस कहता है रियल हो और सेम। थर्ड केस कहता है कॉम्प्लेक्स हो। और फोर्थ केस कहता है इररोटेशनल हो। ठीक है, इरेशनल हो। तो ये किसको बिलोंग करेगा, फर्स्ट केस को बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट केस का क्या फॉर्मूला था हमारा, फर्स्ट केस का फॉर्मूला मैं यहाँ आपके लिए रिपीट कर देता हूं। अगर लैम्डा इज इक्वल टू λ1, λ2 और λ3 तीन रूट्स आते हैं, तो CF का जो हमारा फॉर्मूला था वो था C1 e⁻λ1x प्लस C2 e⁻λ2x प्लस C3 e⁻λ3x। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे। λ1 की वैल्यू क्या हो गई, 0, λ2 की वैल्यू क्या हो गई, 1, और λ3 की वैल्यू हो गई हमारी -3। तो हमारा CF क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा C1 e⁻0x प्लस C2 e⁻1 प्लस C3 e⁻−3x। ठीक है, तो ये CF है। अब आप यहां देखो, राइट हैंड साइड तो 0 है, तो इसका मतलब इसका PI 0 होगा। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू CF प्लस PI।
सी एफ प्लस पी आई यानी कि सी एफ प्लस 0। तो ये इज इक्वल टू हो गया आपका सी एफ। सी एफ जो आपने निकाला वो यहां रख दो। C1 e⁻0x प्लस C2 e⁻1 x प्लस C3 e⁻−3x इक्वल टू C1 e⁻0x क्या हो गया, e⁻0 यानी कि 1 प्लस C2 e⁻x प्लस C3 e⁻−3x। तो ये आपका आंसर है। तो कंसेप्ट क्या है मेन, हर क्वेश्चन किस तरीके से होगा, ये बहुत हर आपके पूरी यूनिट में सीएफ का यूज होगा। तो अच्छे से समझिएगा। इसका क्या सॉल्व मेथड है, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उससे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करिए, लैम्डा की वैल्यूज निकालिए और लैम्डा की जो रूट्स आते हैं उसके नेचर के हिसाब से फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉल्व D³ - 3D² + 4 × y इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर भी 0 है तो पी आई हमारा यहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देते हैं। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो D³ की जगह क्या आ जाएगा, λ³ - 3D² की जगह आ जाएगा λ² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया, इसे आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे। जब आप इसे कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा λ = -1 2 एंड 2। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। यहाँ क्या करेंगे हम, सॉल्व बाई कैलकुलेटर। तो अब आप ये देखो लैम्डा की जो वैल्यू आई है -1 2 2, ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करती है, यानी कौन से केस को बिलोंग करती है, केस 1 2 और 3। केस 3 को तो ये बिलोंग करती नहीं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। केस 4 को ये बिलोंग नहीं करती, क्यों, क्योंकि ये इरेशनल नहीं है। तो ये किसको बिलोंग करेंगी, ये दो, तो आपकी ये जो 2 2 सेम आए हैं ये बिलोंग करते हैं केस 2 को। ठीक है, एक डिफरेंट आया है -1, ये केस 1 को बिलोंग करता है। तो आपके लिए मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ कि y इज इक्वल टू, अगर दो आपके रूट्स हैं, सॉरी, अगर आपके लैम्डा की वैल्यू सेम आ रही है, सपोज करो λ1 और λ1, तो फॉर्मूला क्या है सी एफ का, सी एफ का फॉर्मूला है C1 e⁻λ1x प्लस C2 x e⁻λ1x। ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, अगर एक और यहाँ पर मान लो एक और λ1 होता तो हम क्या करते, जैसे सपोज करो आपके पास एक और आपके पास λ1 होता, तब आप क्या करते, प्लस C3 x² e⁻λ1x, लेकिन वो है नहीं तो फिर हम इसको नहीं लिखेंगे। तो अब λ1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारी 2। तो अगर इस केस की बात करें, अगर हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 2 2 है, तो सी एफ हमारा क्या हो गया, सी एफ हो गया हमारा C1 e⁻2x प्लस C2 x e⁻2x। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये जो आया ये हम यहाँ लिख देंगे। तो सी एफ क्या आ गया आपके पास, आपका सी एफ आ गया C1 e⁻2x प्लस C2 x e⁻2x। इतना काम खत्म हो गया। कौन सा रूट बचा, -1। -1 रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो ये कौन से केस को बिलोंग करेगा, केस 1 को। केस 1 को बिलोंग करेगा तो केस 1 क्या कहता है, C3 e⁻λ3x यानी कि -1 × x। तो -1 × x क्या हो जाएगा, -x। तो इस तरीके से ये आपका सी एफ निकल जाता है। ठीक है, तो केस 1 2 3 इंडिविजुअल तो है ही और साथ में उनका कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जो भी रूट्स जिस भी कैटेगरी में पढ़ते हैं उसी को हम फॉलो करते हैं, उन्हीं फॉर्मूलों को हम फॉलो करते हैं और आंसर को यहाँ पर लिख देते हैं।
तो सॉल्यूशन क्या हो गया उस, क्योंकि उसने सॉल्व करने को बोला इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो सॉल्यूशन क्या होता है वो आप ऑलरेडी जानते हो। सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। पी आई की वैल्यू यहाँ पर जीरो है। क्यों है जीरो? क्योंकि राइट हैंड साइड में जीरो है। ठीक है, तो ये हो गया सी एफ प्लस पी आई, यानी जीरो इज इक्वल टू सी एफ। तो हमारा क्या सॉल्यूशन हो जाएगा? y इज इक्वल टू सी वन ई टू द पावर टू एक्स प्लस सी टू एक्स ई टू द पावर टू एक्स प्लस सी थ्री ई टू द पावर माइनस एक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और इसके ऊपर बेस्ड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन एके ट्यू में 2025 में पूछा गया था। इसको भी करने का तरीका वही है। देखो उसने क्या कहा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी सॉल्यूशन के बारे में बात करें, सॉल्यूशन वही होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो होता है अगर राइट हैंड साइड आपकी जीरो होती है तो इसको भी करने का वही तरीका रखेंगे। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। थर्ड डेरिवेटिव की जगह क्या रखते हैं हम? लैम्डा क्यूब। सेकेंड डेरिवेटिव की जगह हम क्या रखते हैं? लैम्डा स्क्वायर। और फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह रखते हैं लैम्डा। तो यहां से लैम्डा कॉमन लिया तो लैम्डा स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा इक्वल टू जीरो। और इसी तरीके से अगर हम जैसे ये लैम्डा स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो रखते हैं तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, यानी कि लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर हो जाता है और लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस आई हो जाता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन है। ये क्या है? रफ रफ कैलकुलेशंस हैं। जीरो और इसकी वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस आई। ठीक है, अब देखो जीरो आ गया। जीरो क्या है? कौन से केस को बिलोंग करेगा जीरो? ये रियल है और डिस्टिंक्ट है, रियल है और अलग है। प्लस माइनस आई, आई के आते ही ये रूट आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिलोंग कर जाते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब आपके केस थ्री को बिलोंग कर जाते हैं। तो चलिए समझते हैं ये कैसे अप्लाई होंगी। केस थ्री क्या कहता है आपका? केस थ्री आपका क्या कहता है? केस थ्री कहता है कि अगर लैम्डा की वैल्यू आपकी अल्फा प्लस माइनस आई बीटा आती है तो सी एफ क्या होता है? सी एफ होता है ई टू द पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमारे पास लैम्डा की क्या वैल्यू आई है? हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आई है प्लस माइनस आई। तो वही हम यहाँ रख देते हैं, प्लस माइनस आई। तो जैसा ही लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ प्लस माइनस आई रखी, तो आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर इस पोजीशन पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूँ एक दूसरे से, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? वो हो गई जीरो। और बीटा की वैल्यू हो गई आपकी वन। तो यही चीज हम यहाँ पर फॉर्मूले में रख देंगे। तो इसका फॉर्मूला ये है और अल्फा बीटा की वैल्यू ये है, तो ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। इसमें अल्फा बीटा की जगह हम ये वैल्यूज रख देते हैं। तो सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर जीरो इंटू एक्स सी वन कोस बीटा, यानी वन इंटू एक्स प्लस सी टू साइन वन इंटू एक्स। ठीक है, तो यही चीज जो ये है हमारा, यही हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो सी एफ का क्या हो गया हमारा? ई टू द पावर जीरो एक्स सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। ठीक है, ये आपका आ गया प्लस माइनस आई के लिए। अब अगर जीरो है, जीरो मतलब रियल और डिस्टिंक्ट, ये किसको बिलोंग कर रहा है? केस थ्री को।
तो केस 3 के लिए हम क्या कर देंगे, सॉरी केस 1 को बिलोंग कर रहा है, केस 1 के लिए जब रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं तो क्या फॉर्मूला है हमारा, C3 e⁻0 × x। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। C3 हमने क्यों लिया है यहाँ पर, C1 और C2 ऑलरेडी लिया हुआ है। तो आप ऐसा नहीं कि C1 C2 C3, आप कुछ और भी ले सकते हो, C4 C5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस C1 C2 नहीं ले सकते क्योंकि वो पहले ही यहाँ पर हमने ले लिया है, इसलिए यहाँ पर हमने ये C3 लिया है। तो CF आपका क्या हो गया, e⁻0 x 1 होता है, C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस C3। तो सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, सॉल्यूशन इज y = CF+PI, और PI की वैल्यू यहाँ पर 0 है क्योंकि राइट हैंड साइड आपका 0 है। राइट हैंड साइड कौन सा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट हैंड साइड 0 है, इसलिए PI की वैल्यू 0 है। तो ये हो गया CF। तो y = C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस C3, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। तो यहां पर हमारा टाइप 1 के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। टाइप 1 के क्वेश्चंस में मैंने आपको कैसे बताया है क्या करना है। तो हर क्वेश्चन में हमने देखा कि इसी तरीके से करना है कि आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद उसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने के बाद आपको देखने हैं कि ये रूट्स केस 1 को बिलोंग करते हैं, केस 2 को, केस 3 को, या केस 4 को, या उनके किस कॉम्बिनेशन को बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमने ये रूट्स निकाले, 0 और +- आपने देखा कि ये कॉम्बिनेशन है केस 1 और केस 3 का। तो केस 3 का भी फॉर्मूला लगेगा और केस 1 का भी लगेगा, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में देखा। तो सिंपल लॉजिक है। लॉजिक क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, रूट्स निकालिए, रूट्स के नेचर के हिसाब से फॉर्मूला लगा दीजिए। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक चलिए इसमें एक क्वेश्चन और दे दिया गया है। ये आपका AKTU में 2024 में आया था। D² + A² = 0। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। D² + A² × y = 0। इसको अगर इसका उसने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूछा है तो इसको भी करने का तरीका वही, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज λ² + A² = 0। तो ये हो गया λ² = -1 की वैल्यू क्या होती है, I², तो यहाँ हो गया I²। तो λ = ±AI। ठीक है, रूट्स में इस तरह प्लस माइनस लग जाता है। तो अगेन सेम वही, हमारा क्या फॉर्मूला होता है, अगर λ = α ± I β है तो हमारा CF का फॉर्मूला होता है e⁻α x C1 cos βx प्लस C2 sin βx, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ क्या है हमारा, λ = ±AI। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू क्या आती है हमारी, अल्फा की वैल्यू आती है 0 और बीटा की वैल्यू आ जाती है A। तो हमारा CF क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा e⁻0x, फॉर्मूले में रख दो, C1 cos AX प्लस C2 sin AX। e⁻0x 1 हो गया, तो ये हो गया C1 cos AX प्लस C2 sin AX। ये हमारा आंसर हो गया। तो भाई ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो, रूट्स निकालो, उसके नेचर के हिसाब से फॉर्मूला लगा दो। चलिए अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2, यानी कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके वेरिएबल कोफिशिएंट होते हैं, उसके उसका CF कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसको CF निकालने का क्या तरीका है वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं।
एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन टू होती है, यानी कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके वेरिएबल कोफिशिएंट होते हैं, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? उसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि हम वेरिएबल कोफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले कांस्टेंट कोफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद कांस्टेंट कोफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन के जो ऊपर चार फार्मूले हमने सीखे हैं उससे सीएफ निकालते हैं, और सीएफ निकालने के बाद फिर हमें आंसर मिल जाता है। तो हमें क्या सीखना है अब? हमें सीखना है कि वेरिएबल कोफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं। आइए, उसका एक प्रोसीजर है। स्टेप वन क्या है आपके पास? स्टेप वन जो हर क्वेश्चन में आप लिखेंगे, एक्स इक्वल टू ई टू द पावर जेड आप सब्सटीट्यूट करेंगे। इसका मतलब क्या है? जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स, ये आप सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है। और यहां पर आपका कैपिटल डी डी अपॉन डी जेड पर डिनोट करता है। कैपिटल डी डी अपॉन डी जेड को डिनोट करेगा। ठीक है। हर क्वेश्चन की पहली लाइन यही होगी, पुट एक्स इक्वल टू ई टू द पावर जेड, जेड इक्वल टू लॉग एक्स एंड डी इज इक्वल टू दिस। ये हम इक्वेशन टू में, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल कोफिशिएंट में पुट करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। स्टेप टू में हम क्या करेंगे? जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है उसमें एक्स डी बाई डी एक्स की जगह डी कैपिटल डी रख देंगे। एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह डी इंटू डी माइनस वन रख देंगे। एक्स क्यूब डी थ्री अपॉन डी एक्स क्यूब की जगह डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू रख देंगे। अगर फोर्थ डेरिवेटिव आता है तो अगेन डी माइनस थ्री और मल्टीप्लीकेशन में हम रख रख देंगे। ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर स्टेप टू में। ठीक, स्टेप टू में ये सब्स्टिट्यूट करते ही हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल कोफिशिएंट की है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज हो जाएगी। फिर हम यहाँ पर प्रीवियस मेथड वाले फॉर्मूलों से सीएफ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और फिर फोर्थ स्टेप में जेड इक्वल टू लॉग एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया? पहले स्टेप में रखेंगे एक्स इक्वल टू ई टू द पावर जेड और जेड इक्वल टू लॉग एक्स। सेकेंड स्टेप में ये रिप्लेस कर देंगे। थर्ड स्टेप में सीएफ निकाल देंगे। ऊपर जो क्वेश्चंस में दिया गया है उस ऊपर जो हमने क्वेश्चंस करे हैं, उसी तरीके से सेम वे में सीएफ निकाल देंगे। ठीक है। और फिर स्टेप फोर में हम रिटर्न कर देंगे वैल्यू जेड इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है। और हमें हमारा आंसर मिल जाए। अब यहां पर इतना आपको क्लियर हो गया। यहां एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो कि हमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? वेरिएबल कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन को कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलने के लिए। ठीक है। जैसे ही हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स की जगह जेड में चेंज हो जाता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जैसे हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है। जैसे ही हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैसे ही सब्स्टिट्यूट करते ही ये जो नीचे डेरिवेटिव है ये चेंज हो जाता है आपका जेड में। यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी? ये हो जाएगी डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर में प्लस डी वाई बाई डी जेड में। इसे मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, डी फाइव वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये क्या, इसमें आपने क्या चेंज देखा? जो डिनोमिनेटर में एक्स है वो जेड में चेंज होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल वही रहा। तो जब ऐसा होता है तो क्या करना है? ठीक है। इस थर्ड स्टेप में थोड़ा सा चेंज आएगा। थर्ड स्टेप में क्या चेंज आएगा?
जब आप सी एफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो ऊपर एक्स में लिखा है वो किस में हो जाएगा, जेड में हो जाएगा। वहां फॉर्मूले में एक्स की जगह जेड आ जाए। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी। तो आप लोगों को बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि स्टेप 3 में जब आप फॉर्मूले लगा रहे होंगे, तब एक्स की जगह आपको जेड को लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद है कि आपको वहां पर समझ में आ जाए। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके AKTU में 2025 में, यानी कि लास्ट ईयर आया है। तो इसको करते हैं। उसने कहा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। पी आई यहाँ पर जीरो है क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो है। तो सॉल्यूशन हो गया हमारा सिर्फ सी। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे। तो स्टेप 1 में मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप 1 में मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन में आपको ये लाइन लिखनी है। तो चलिए इस लाइन को सबसे पहले हम लिख देते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को हम लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड, दैट इज z इज इक्वल टू लॉग x, है ना, वेयर d इज इक्विवेलेंट टू dy dz। ठीक है, इतना पोर्शन अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम रख रहे हैं x ई टू द पावर जेड, पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। सेकंड स्टेप में हमने क्या लिखा था, सेकंड स्टेप में लिखा था कि फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह d, एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव की जगह d इंटू डी माइनस वन, एक्स क्यूब थर्ड डेरिवेटिव के लिए, ये हम यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं। यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो हम इसका कैसे लिखेंगे, d इंटू डी माइनस वन। ठीक, माइनस, ये यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी आपका माइनस आएगा। अब x dy बाई डी एक्स की जगह क्या रखोगे आप, इसकी जगह रखोगे आप d। ठीक, प्लस, यहाँ पर तो कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगा 4। और बाहर आप क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू जीरो। अंदर इसको सॉल्व कर लीजिए, d के अंदर मल्टीप्लाई करी, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया आपका डी स्क्वायर -2d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। अब आप यहां ध्यान से देखो, ये दो स्टेप करने के बाद इक्वेशन वन और स्टेप टू करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी वेरिएबल्स में थी, वेरिएबल कोफिशिएंट में थी, वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज हो गई। ठीक है, तो इतना करते ही अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर हमने फॉर्मूले सीखे हैं उन्हीं का यूज करके सी एफ निकालेंगे। तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन is lambda square minus 2 lambda plus 4 is equal to 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर करेंगे हम। इसके फैक्टर करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, हम्म, ठीक है ना यहाँ पर, हाँ ठीक है। इसके फैक्टर करेंगे, 4 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करके 2 हो जाए, ऐसे कुछ होते नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब श्रीधराचार्य वाला फार्मूला लगाएंगे। वो क्या कहता है, -b, यानी माइनस माइनस +2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी 4 -4a1 इंटू सी। तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला तो आपको आता होगा, ट्वेल्थ क्लास का फॉर्मूला है, बहुत बेसिक। तो ये हो गया 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 - 16 अपॉन में 2। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट ऑफ -6 - 4 आपका 12, -12 आ गया। ठीक है, अपॉन में 2। इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 प्लस माइनस
तो √12 i² -1 को क्या लिख सकते हैं, i² अपॉन 2। आगे इज इक्वल टू 2 +- 4, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 × i² अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 ± अब √3 तो एज इट इज रह गया। 4 और i² का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2i/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1 ± i√2 √3। तो ये हमारा लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा की वैल्यू आते ही हम क्या कर देंगे, हम लगा देंगे अपना फॉर्मूला। याद करो फॉर्मूला क्या था हमारा, मैं आपको याद दिला देता हूं। फॉर्मूला था कि अगर लैम्डा की वैल्यू अल्फा ± i बीटा आती है तो सी एफ आपका क्या होगा, सी एफ होगा e⁻α x प्लस इंटू C1 cos βx प्लस C2 sin βx। बट यहां पर क्या होगा फॉर्मूला, इस केस में जब वेरिएबल कोफिशिएंट होता है, इस केस में आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। सी एफ इज इक्वल टू e⁻α z इंटू C1 cos βz प्लस C2 cos C2 sin βx। ठीक है, βz। ठीक है, तो ऐसा जेड में क्यों चेंज हुआ, वो इसलिए चेंज हुआ आपने ये सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट क्यों किया था, क्योंकि आपने इस डिफरेंशियल वेरिएबल कोफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज किया था कांस्टेंट कोफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो स्टेप्स समझ में आ गए। पहला स्टेप, आप पुट कर दो x इक्वल टू e⁻z। दूसरा स्टेप, कैपिटल डी सब्स्टिट्यूट कर दो। थर्ड स्टेप में लैम्डा की ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के लैम्डा की वैल्यूज लिख दो। और लैम्डा की वैल्यूज में फार्मूला लगा दोगे तो ये आपके पास हो जाएगा सी एफ इज इक्वल टू e⁻α z। अल्फा की वैल्यू 1, तो e⁻1 × z इंटू C1 cos√βz प्लस C2 sin βz। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जेड की वैल्यू रिटर्न करनी है। जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू है log x, तो जेड की जगह log x को बस रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा e⁻log x C1 cos√3 log x प्लस C2 sin√3, यहाँ बीटा की जगह क्या आ जाएगा, √3। ठीक है, √3 log x। ठीक है, जेड की वैल्यू की जगह क्या आ गया हमारा, log x आ गया। एक इरेजर ले लेते हैं और यहां से इसको सही कर देते हैं। तो अब देखो ये एंटीलॉग इस लॉग से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, x बचा। यहां पर C1 cos√3 log x प्लस C2 sin√3 log x, ये हमारे पास आ गया और यही हमारा आंसर है। तो कोची यूलर इक्वेशंस को सॉल्व करने में आपने क्या सीखा, कैसे कॉची यूलर इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो ये समझिए, सबसे पहला स्टेप है हर क्वेश्चन में आप ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सबसे पहले ये समझिए कि हम कैसे पहचानेंगे कि वेरिएबल कोफिशिएंट है। तो ये x², ये x, ये आपको बताएंगे कि ये वेरिएबल कोफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन है।
ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे हर ये x इक्वल टू ई टू द पावर जेड। ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। ये रख देते हैं। फिर इन सब की जगह आप क्या रखेंगे, कैपिटल डी से सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये वाली चीज में सेकंड ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर आपका रिप्लेस हो जाएगा इससे, फर्स्ट ऑर्डर इससे रिप्लेस हो जाएगा। इन्हें सॉल्व करके आपको मिल जाएगी फाइनली इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। जैसे ही हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं ये और ये, हमारी वेरिएबल कोफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाती है। ठीक है। तो पहले दो स्टेप का क्या काम है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट को डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज करो। थर्ड स्टेप में हम सीएफ निकालते हैं, ऊपर जो चार मेथड बताए हैं उनकी हेल्प से। बस यहाँ पे याद क्या रखना है, फॉर्मूले में एक्स की जगह जेड रखना है। और फोर्थ स्टेप में क्या है, जेड की वैल्यू को रिटर्न कर देना है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर बेस्ड, और फिर ये आपका टॉपिक आई होप आपको समझ में आ जाए। देखिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका AK2 में 2023 में आया था। तो इसको भी करने का वही तरीका। पहला स्टेप क्या है, पुट x इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड, दैट इज z इज इक्वल टू log x। ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है। और आप क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज करेंगे इसमें। तो ये जो सेकंड ऑर्डर है आपका, इसकी जगह आ जाएगा d इंटू डी माइनस वन। फर्स्ट ऑर्डर की जगह आ जाएगा d और -12 एज इट इज। तो हम क्या लिखेंगे इसको, तो d इंटू डी माइनस वन प्लस टू, प्लस टू एज इट इज रहेगा। ठीक है, आपको किसकी जगह रखना है, सिर्फ इसकी जगह रखना है। तो यहां आ जाएगा d -12, और ब्रैकेट के बाहर सबके y इज इक्वल टू 0। सॉरी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया d² माइनस डी प्लस 2d -12 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो गया d² प्लस डी -12 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसमें आपने क्या करा यहां तक, ये सब्स्टिट्यूशन होने के बाद ये क्या हुआ है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज हो गई। ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी और सीएफ निकालेंगे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन से। तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज λ² प्लस लैम्डा -12 इज इक्वल टू 0। 12 के ऐसे फैक्टर जिन्हें सब्सट्रैक्ट करके +1 आ जाए, वो होता है 4 3 12। तो ये आपके पास आ जाएंगे आपके पास। इसके आप फैक्टर आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। λ-3 इंटू λ+4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 एंड -4। तो ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर गया आपका, ये केस 1 को बिलोंग कर गया। तो केस 1 क्या था हमारा, अगर लैम्डा इज इक्वल टू दो आते हैं, λ1 और λ2, तो CF का फॉर्मूला था हमारा C1 ई टू द पावर λ1 है प्लस C2 ई टू द पावर λ2 x। लेकिन यहाँ ये फॉर्मूला किस में चेंज हो जाएगा, जेड में चेंज हो जाएगा। ये पॉइंट बहुत ध्यान से करना है, या बहुत गलतियां करते हैं एग्जाम में। तो फार्मूला हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कॉची यूलर इक्वेशन के लिए, C1 ई टू द पावर λ1 जेड प्लस C2 ई टू द पावर λ2 जेड। तो इसमें अब वैल्यू रख देते हैं। λ1 की वैल्यू कितनी आई है, ये है ना, लैम्डा इक्वल टू λ1 λ2, और यहाँ लिखा है लैम्डा इज इक्वल टू 3n-4। तो λ1 और λ2 की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 3 और -4। तो फॉर्मूले में रख देते हैं। तो CF इज इक्वल टू हो गया
C1 e⁻³ ध्यान देना इस चीज पे, जेड ही आएगा यहाँ पर। C2 e⁻⁻⁴ अब जेड की वैल्यू को रिटर्न कर दो। जेड की वैल्यू क्या है आपकी? जेड की वैल्यू आपने लिखी है, ये रही, जेड इक्वल टू लॉग एक्स। तो वो यहाँ पर जेड इक्वल टू लॉग एक्स यहाँ पर रख दो। तो C1 e⁻³ लॉग एक्स प्लस C2 e⁻⁻⁴ लॉग एक्स। ठीक है। अब आप जानते हो कि लॉग में पावर ऊपर आ जाती है पहले वाली, यानी ये C1, ये पावर कहाँ चली जाएगी? एक्स के ऊपर। ये पावर कहाँ चली जाएगी? इस एक्स के ऊपर। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम? e⁻log x³ प्लस C2 e⁻log x⁻⁻⁴ इस एंटी लॉग से लॉग कट गया, इस एंटी लॉग से ये वाला लॉग कट गया। ठीक है। तो ये क्या बचेगा? C1 x³ प्लस C2 x⁻⁻⁴ तो ये आपका आंसर होगी। तो आज आपने क्या सीखा? आपने दो डिफरेंशियल इक्वेशन का, दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का सीएफ निकालना सीखा। ठीक है, दो टाइप की। कौन सी दो टाइप? डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का सीएफ निकालने के लिए चार फॉर्मूले आपको बताए गए हैं। ठीक है, उन्हीं चारों का यूज होना है, चाहे किसी भी तरीके का केस आपके सामने आ जाए। ठीक है, या तो उन चारों का आएगा या उनका कॉम्बिनेशन। इसके अलावा जो टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, उसमें आप क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन करके वेरिएबल कोफिशिएंट को कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज करेंगे, सीएफ निकालेंगे और वैल्यू रिटर्न करेंगे, आपका आंसर आ जाए। ठीक है। आई होप ये टॉपिक सीएफ निकालने का आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है ही, 7503287904। उस पर आप व्हाट्सअप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आपको सीएफ निकालना समझ में आ गया है तो हमारे इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।